नमस्कार। आज हम उस दिन की कहानी को समझेंगे जब भारतीय लोकतंत्र के दिल पर यानी हमारी संसद पर हमला हुआ था। ये एक ऐसा दिन था जिसने पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 13 दिसंबर 2001 की और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारतों में से एक भारतीय संसद पर हमला कर देते हैं। और जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या है? ये पूरी घेराबंदी, उनके अंदर घुसने की कोशिश से लेकर उनके मारे जाने तक सब कुछ सिर्फ 40 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन उन 40 मिनटों ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। इस हमले का सामना करते हुए 9 बहादुर लोगों ने अपनी जान दे दी। उन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर को बचाने के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी। तो चलिए अब सीधे उस सुबह की घटनाओं पर चलते हैं। बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन संसद परिसर के अंदर एक बहुत ही घातक साजिश रची जा रही थी। उनका प्लान बड़ा ही खतरनाक और सोचा समझा था। एक सफेद एम्बेसडर कार जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरा था, उसे गेट नंबर 1 के पास ले जाकर उड़ा देना था और फिर उस धमाके से जो अफरा तफरी मचती, उसी का फायदा उठाकर अंदर घुसना और देश के बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाना था। मतलब प्लान एकदम साफ था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी ये इतनी सटीक योजना शुरू से ही गड़बड़ाने लगी। एक के बाद एक ऐसी गलतियां हुई कि उनका पूरा मिशन ही फेल हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना सॉलिड प्लान फेल कैसे हो गया? देखिए, यहीं पर किस्मत ने अपना खेल दिखाया। उनको जाना था गेट नंबर 1 पर, लेकिन शायद घबराहट में वो गलती से गेट नंबर 11 की तरफ मुड़ गए। अब जब गाड़ी को पीछे ले रहे थे ना, तो सीधे उपराष्ट्रपति के काफले की एक कार में जाकर भिड़ गए। और इस टक्कर से हुआ क्या? बॉम्ब के तार हिल गए और वो हो गया डिफ्यूज। सोचिए, उनका सबसे बड़ा हथियार, वो कार बॉम्ब, बिना चले ही बेकार हो गया। तो वो आखिर अंदर घुसे कैसे? उन्होंने धोखे का पूरा जाल बिछाया था। एक सफेद एम्बेसडर कार पर गृह मंत्रालय का नकली स्टिकर चिपकाया, बाजार से एक लाल बत्ती खरीदकर लगा दी और सीआरपीएफ की नकली वर्दियां भी पहन ली, ताकि किसी को उन पर बिल्कुल भी शक न हो। और इसी वजह से वो शुरुआती सुरक्षा घेरा पार भी कर गए। चलिए अब बात करते हैं उन हीरोज की जो उस दिन आतंकवादियों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए। असल में उनकी ही हिम्मत थी जिसने इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। कांस्टेबल कमलेश कुमारी वो पहली सुरक्षाकर्मी थीं जिन्हें उस कार पर शक हुआ। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत वॉकी टॉकी पर सबको अलर्ट कर दिया। वो आतंकवादियों की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थीं, तब तक जब तक कि उन पर 11 गोलियां नहीं चला दी गईं। वो शहीद हो गईं, लेकिन अपना फर्ज निभा गईं। और ये एक मिसाल है कि कैसे एक अकेले इंसान का हौसला भी जंग का रुख पलट सकता है। सीआरपीएफ के कांस्टेबल संतोष कुमार, उन्होंने कमाल की बहादुरी दिखाई। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अकेले ही 5 में से 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इस पूरे हमले को नाकाम करने में कई वीरों का हाथ था। जैसा कि हमने देखा, संतोष कुमार ने 3 को ढेर किया। हमले का जो सरगना था मोहम्मद, वो गेट नंबर 1 से अंदर घुसने की फिराक में था। उसे कांस्टेबल सुखविंदर सिंह और हेड कांस्टेबल वाईबी थापा ने मिलकर मार गिराया। और जो आखिरी आतंकवादी बचा था, उसे गेट नंबर 5 के पास कांस्टेबल श्यामवीर सिंह ने खत्म कर दिया। तो हमला तो खत्म हो गया था, लेकिन अब एक बहुत बड़ी चुनौती सामने थी कि आखिर इस साजिश के पीछे था कौन। और यहीं से जांच का एक लंबा और काफी पेचीदा दौर शुरू हुआ, क्योंकि सारे हमलावर मारे जा चुके थे। पुलिस के पास मौके पर सिर्फ एक ही बड़ा सुराग था, और वो थी वो सफेद एम्बेसडर कार जिसमें ये आतंकी आए थे। यकीन मानिए, इसी कार से पूरी साजिश की परतें एक एक करके खुलनी शुरू हुईं। अब देखिए, ये सुराग मिला भी तो कहां से? एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दिल्ली में एक जगह है लकी मोटर्स। उसके मालिक हरपाल सिंह टीवी पर खबर देख रहे थे और उन्होंने अपनी बेची हुई कार पहचान ली। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया और जो कागज दिए, उनसे साफ हो गया कि कार एक नकली आईडी पर खरीदी गई थी। बस यहीं से जांच को वो पहली बड़ी लीड मिली जिसकी सख्त जरूरत थी। जांच की कड़ियां जैसे जैसे जुड़ती गईं, एक नाम बार बार सामने आने लगा, अफजल गुरु। यही था इस पूरे हमले का मुख्य योजनाकार, यानी मास्टरमाइंड। इस हमले की जड़ें असल में 2 साल पहले 1999 के कंधार विमान अपहरण से जुड़ी हैं। जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक किया गया, तो यात्रियों को बचाने के लिए भारत सरकार को मौलाना मसूद अजहर नाम के एक खूंखार आतंकवादी को छोड़ना पड़ा। और ये सिर्फ एक कैदी की रिहाई नहीं थी, ये एक आतंकी संगठन का जन्म था।
जेल से छूटने के बस 1 महीने बाद इसी मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद बनाया। संसद पर हुआ हमला उसी नफरत का नतीजा था। अफजल गुरु पहले जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी था जो सरेंडर कर चुका था, लेकिन बाद में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर गाजी बाबा ने उसे फिर से अपने साथ मिला लिया। दिल्ली में आतंकवादियों के रहने खाने से लेकर हमले की पूरी प्लानिंग तक सब कुछ इसी ने संभाला था। ये साजिश सिर्फ अफजल गुरु ने अकेले नहीं रची थी। इसमें उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर एस.ए.आर. गिलानी, जैश कमांडर गाजी बाबा और आखिर में संगठन का सरगना मसूद अजहर सब शामिल थे। इन सब ने मिलकर इस हमले का ताना-बाना बुना था। चलिए, अब आखिर में ये देखते हैं कि इस हमले का नतीजा क्या निकला और ये अपने पीछे क्या सबक या कहें कि क्या विरासत छोड़ गया। उन 40 मिनटों की कीमत बहुत भारी थी। हमने अपने 9 बहादुरों को खो दिया, जिनमें सुरक्षाकर्मी और एक माली भी शामिल थे। उनके अलावा 18 लोग घायल हुए और हाँ, सभी 5 आतंकवादी भी मारे गए। फिर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिर में इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई। ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, ये भारत के लोकतंत्र की आत्मा पर एक सीधा हमला था। इस हमले ने हमारे वीरों के बलिदान को तो अमर कर दिया, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए हमारे सामने छोड़ दिया। जब गोलियों की आवाज़ शांत हो जाती है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ यादें, या फिर हमारे सुरक्षा इंतजामों और हमारी सोच में वो बदलाव जो भविष्य में ऐसे हमलों को होने से रोक सकें?